आपके पास क्वेश्चन में, मतलब आपके पास थ्योरेटिकली 3 चैप्टर ना, आपको लगेगा थ्योरी थ्योरी हो रहा है, लेकिन थ्योरी इज सो इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग कि ये हमारा बेस बिल्ड करता है। और आप देख ही रहे होंगे, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा तो चैप्टर 2 पढ़ने में थोड़ी आसानी हुई। चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 जब हम करेंगे तो जो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हुई, उसको पढ़ने में हमें काफी ज्यादा आसानी हुई। तो उसी को आपके साथ में लेके चल रहा हूँ अभी। तो एवरीबडी इज हियर नाउ। हमारे पास चैप्टर आया कौन से वाला अगला, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और जैसे कि हमने बताया था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस इसलिए होती है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेस होते हैं किसी भी, देखिए, जैसे हमने बोला ना, जैसे हमने बोला कि ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, इसका मतलब क्या हुआ? सिद्धांत है उसके, उसके एथिक्स हैं, उन पर वो चलता है। और उसकी, उसको मतलब एवरीबडी अप्रिशिएट, क्योंकि बाकी सब लोग अपने प्रिंसिपल्स पर नहीं चल सकते हैं। गांधी जी का जो था प्रिंसिपल्स नॉन वायलेंस वाला प्रिंसिपल था। इस तरफ आ जाना। गांधी जी का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस वाला प्रिंसिपल, उस पर चले रहे, चाहे कुछ भी हो चलते चले गए। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे लोग उनको गालियां वालियां देते हैं, तो फैशन बन चुका है आज की डेट में। पर चलो कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की। पहले समझे कि प्रिंसिपल्स होते क्या है ना, जानने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके लिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फनी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी एकता कपूर के सीरियल्स देखे हैं? एकता कपूर के टन टन झन की आवाजें आती हैं, उसमें जो घर में औरतें होती हैं वो शादी वाले कपड़ों में रहती हैं, देखा ना, बिल्कुल इतना शानदार साड़ी, सूट, धनों से भरी हुई। ठीक है, और फिर जब भी घर में कुछ घटना होती है, पहले एक के मुंह पे कैमरा, फिर दूसरे के, फिर तीसरे में, फिर कैमरा 4-5 बार जाता है। फिर कुछ भी गड़बड़ होती है तो झन की आवाज आती है, टन टन ऐसी आवाजें आती हैं। एकता कपूर। ठीक है, जैसे एकता कपूर टीवी की क्वीन है, ऐसे एक व्यक्ति और है जो कि इस तरह की फिल्में बनाता है, और जो नेपो किड्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा वो रोल देता है। जानते हैं कौन? करण जौहर। करण जौहर की फिल्में देखिए, लेविश बड़े बड़े सेट होते हैं। मतलब कॉलेज तो पता नहीं कौन सी दुनिया का कॉलेज होता है उसका। ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो क्या होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके, तो पता नहीं क्या क्या चलता है उसके यहाँ पर। एनीवे, इसी तरह की एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। लेट अस सी हियर, आइए देखें जरा। तो मैं समझा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को समझाने से पहले एक छोटी सी शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, एकता कपूर के शादी के सीजन से शुरुआत करते हैं, एकता कपूर के शादी के प्रोग्राम से। आई एक्सप्लेन यू कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, जरा जानने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, आइए देखिए जरा। ये भाई साहब हैं, आप दिख रहा है आपको, थोड़ा इमेज धुंधली धुंधली निकल कर आई है, देख पा रहे हैं आप इसे? ऑनलाइन में दिख रहा है आपको किसको? लड़की, एक लेडी होती है, बाई चांस उसके हस्बैंड नहीं होते हैं, विडो होती है वो लेडी, और उनका इकलौता बेटा होता है जिसकी शादी बड़े धूमधाम से हो रही होती है। ठीक है, तो बारात जा रही है, धूमधाम से शादी। ठीक है, ये जैस्मीन नाच रही है, देखो शादी में, देखो। और उसके बाद इधर आप देख रहे हैं, लड़की भी आ गई, बढ़िया माहौल चल रहा है सारा का सारा कुछ। ठीक है जी, तो होता क्या है कि जब शादी होती है तो शादी वाले घर में कोई ना कोई घर का मेंबर घर में रुकता है, क्योंकि घर को ऐसे छोड़ के चलेगा तो चोर लूट के ले जाते हैं घरों में, ज्यादातर चोरियां वहीं पर होती हैं। मामा स्टेज एट होम, कि ठीक है भाई, मामा, भांजे, चाचा वाचा सब शादी में चले जाते हैं, बारात वारात लेके। मम्मा घर में इंतजार करती है। अब मम्मा घर में इंतजार क्या करेगी भाई, क्यों इंतजार करेगी मम्मा घर में, बताइए किस चीज का इंतजार करेगी, बोलिए? बारात आएगी, स्वागत करेंगे, लड़की का गृह प्रवेश होगा, मम्मा ही तो करती है, थाली लेके सब कुछ करके। आइए देखिए जरा, बारात ना घर की तरफ आ रही है, ये बारात घर की तरफ आना शुरू हुई। ये लड़का लड़की कहाँ खड़े हैं भाई? दरवाजे पे खड़े हैं। ठीक, गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है पूरी पूरी सी, गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है, लड़का लड़की दरवाजे में खड़े हैं। अब लड़का लड़की दरवाजे में खड़े हैं, ठीक है जी, और ये मम्मी जो है ना, ये आरती का थाल लेके खड़ी है आपके सामने, बिल्कुल खड़ी है, खड़ी है मम्मी आरती का थाल लेके। चलो जी, शादी की तैयारी आएगी दुल्हन, बेटी की बहू, उसका स्वागत करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अचानक से क्या होता है, एकता कपूर के सीरियल की तरह आती है, टन टन, और आ जाती है। अब कौन, कौन आ गया? काली बिल्ली। आप जानते हैं ना, हाउ ऑस्पिशियस इज काली बिल्ली इन एनी फंक्शन? कितना ऑस्पिशियस होता है ना भाई, बताओ तो जरा, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? नहीं होता ऑस्पिशियस? क्यों, क्या गड़बड़ है? बैड वुमेन, काली बिल्ली आई तो मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही होना है। सब लोग कोशिश करते हैं काली बिल्ली से क्या किया बचा जाए।
काली बिल्ली, बदमाश बिल्ली। ठीक है, कितनी बदमाश, आओ जरा देखें। ये है वो काली बिल्ली। ठीक है जी, इंतजार में खड़ी है। एक घर के अंदर ऐसा कॉर्नर होता है जहां पर मिठाइयां रखी रहती हैं, दूध का सामान रखा रहता है। धावा दे के बैठी है। इसने बोला खाऊंगी पीऊंगी और फिर क्या करूंगी, ऐश करूंगी मित्रा, ऐश करेंगे, ऐश करेंगे फिर मित्रा। ये अपने एक काम पे लगी है। मम्मी परेशान कि भाई दुल्हन जैसी अंदर आए, काली बिल्ली रास्ता काट ले, फिर क्या हो जाएगा, आप शकुन गृहस्थी बनने से पहले उजड़ जाएगी। दैट्स सो बैड। क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इस काली बिल्ली का, करना चाहिए ना। अब करना चाहिए काली बिल्ली का, तो उसने क्या करा, उसने आरती की थाली ली, ऐसे आरती की थाली ली और अपनी बहन बहन किसी को बोला, बढ़िया इधर आ जा रहा, तू इधर आ, आरती की थाली पकड़। उसने पहले बोला सबको, "ये बिल्ली को पकड़ो यार, बिल्ली पकड़, ऐसी बिल्ली को पकड़ पाओगे तुम क्या, सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ इट, नहीं पकड़ सकते उसको। ठीक है, कोई बात नहीं यार, उसको हंसी आ रही है, तुम्हें नहीं हंसी आ रही, तुम कह रहे हो कि व्हाट शिट इज गोइंग ऑन हियर, बट इट इज रिलेटेड टू माई कंसेप्ट। बस 5 मिनट में इसका कंसेप्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि क्या किया जाए, अब कैसे इसको बदला जाए। लोगों को बोला पकड़ो बिल्ली को, पकड़ो, नहीं पकड़, कहाँ बिल्ली पकड़ में आने, उछल कूद मचाएगी वो तो मम्मी ने क्या करा कि भाई ये तो बड़ी परेशानी वाली चीज है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, वो होते हैं ना हलवाई में मिठाई रखने की बांस की टोकरियां होती हैं, अरे टोकरी को लेके आओ, टोकरी को उठाया, फटाक से बिल्ली के ऊपर रख दिया। डर गई, क्या हो गया मेरे ऊपर, ये टोकरी उल्टी करके रख दी मान लो उसके ऊपर। लेकिन बिल्ली तो फिर क्या होती है, चलना शुरू करती है। और आपको याद है जब बिल्ली चलना शुरू करती है, फिर ये भाई साहब याद आते हैं। ये भाई साहब याद है, क्या था सीन, बुलबुल देखी किसी ने, देखा था बिल्ली वाला सीन किसी ने, याद है बिल्ली वाला सीन, ये वाला सीन, ये भाई साहब, ये भाई साहब, बुलबुल में देखा था। राजपाल यादव ये भाग रहा होता है, इसके पीछे क्या होती है, टोकरी भाग रही होती है, टोकरी, पता चलता है टोकरी के अंदर बिल्ली होती है। वो सीन वहां भी होना शुरू हो गया। माँ क्या करे, औरत का समय बीता जा रहा है, क्या आरती करें या बिल्ली को पकड़े। तो मम्मा ने क्या करा, टोकरी थी ना उसके ऊपर बैठ गई। अब बोला बिल्ली को लगा, तू जितना जोर लगाती, बिल्ली ने कोशिश करी, फाइनली शी गेव अप। सब कुछ शांत हो गया। तब मम्मा ने क्या करा, आरती की थाली ली और क्या करना शुरू करा, देखिए। आरती की थाली, लड़की का क्या करा, गृह प्रवेश करवाया। फिर क्या करा, चावल का लोटा उड़ाया और फिर क्या बोला, आण दो, आगे लड़की गृह प्रवेश हो गया भाई। ठीक है जी, सब कुछ हो गया। ये कहानी यही खत्म हुई। आगे चलें जरा। अब आप देखिएगा कि ये क्या बताने की कोशिश करी मैंने आपके सामने। अभी क्या हुआ, कि सीन बदला। 20 साल बाद, होता ना सास भी कभी बहू थी। अब वो जो लड़की न्यूली वेड थी वो घर के अंदर आई, उसकी मम्मी ने सिखा के भेजा था, बेटी जिस घर में तू जा रही है उसके रीति रिवाज कस्टम तुझे अपने मान के चलने हैं। लड़की ने ऐसे ही करा, सारी उम्र उस परिवार के रीति रिवाज को अपना माना। और अब सास भी कभी बहू का सीन बना। अब वो लड़की क्या थी, सास की पोजीशन में खड़ी थी, उसका बेटा और बेटी दरवाजे में खड़े थे, वो आरती की थाली लेके बैठी थी। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया, उसने बोला काली बिल्ली लाओ। मंगवाई गई जी काली बिल्ली। टोकरी मंगवाओ, टोकरी मंगवाई गई जी। काली बिल्ली को रखा गया, टोकरी रखी गई, उसके ऊपर बैठ गई। थोड़ी देर तक अपना बेटा बहू को देखा, फिर आरती वारती करी, फिर लोटे वोटे की रस हुई, फिर बोला काट दो। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। कैन एनीबडी गिव मी द आंसर, बताइए क्यों किया, व्हाट इज द रीजन, कोई तो बोलो, पीछे से वंशिका। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब और कुछ, ये बहुत नजदीक है लेकिन नॉट वेरी एक्यूरेट, बोलिए सागरी का क्या हुआ। शी, बट, कोई बताएगा। शी फॉलोड द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल तो था ही नहीं ना, शादी में थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। ट्रेडिशन क्यों फॉलो करी उसने, क्या उसकी थॉट प्रोसेस थी। तो प्रिंसिपल्स में मत जाइए, नॉर्मल चीज बताइए मुझे, व्हाट वाज इन हर माइंड, फॉलो दोस ट्रेडिशन। नहीं, सुपरस्टिशन में नहीं था। उसने क्या किया, उसने सोचा, उसने सोचा, या सी एज्यूम, व्हाट शी एज्यूम, कि शायद वो बिल्ली, वो टोकरी, वो स्वागत, ये उस परिवार के क्या होंगे, ट्रेडिशन होंगे। क्या होंगे, ट्रेडिशन। ठीक है जी। तो अजम्पशन क्या होती है, अजम्पशन इज अ सेट ऑफ बिलीफ जो किसी परिवार में, किसी सोसाइटी में और कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में चलते हैं, वो अजम्पशन मान के चलते हैं।
जैसे स्कूल में जब हम चलते हैं, मान मान के एक अजम्पशन होती है कि स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, यूनिफॉर्म चकाचक होनी चाहिए, हेयर कट बॉयज का सही होना चाहिए, लड़कियों को बाल बांध के ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें चलती हैं, अजम्पशन है। तो जरा समझिए, अकाउंटिंग में क्या होता था, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, क्या थी अकाउंटिंग के अंदर, सर्टेन अजम्पशंस थी। ठीक है जी। तो ये जो लेडी ने सोचा, उसकी अजम्पशन थी कि इस परिवार की शायद ये ट्रेडिशन रहेगी। अब कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि जो नया कपल था, उनकी जिंदगी भी बड़ी शानदार बीती। उस परिवार में जितनी भी शादियां होती थी, उसमें बिल्ली टोकरी रस्म सब वही निभाई जाती थी, बढ़िया चलता था। पड़ोस वाले घर में 6 महीने में डिवोर्स हो जाए, अड़ोस वाले घर में 6 महीने में डिवोर्स हो जाए, बड़े परेशान यार। इस परिवार की शादियां चले 50-50 साल तक, हमारे यहाँ 6 महीने डिवोर्स हो जाए, क्या चक्कर है, जरा देखे चल के। खाना हमारे जैसा, फेरे हमारे जैसे, रीति रिवाज, ओहो, काली बिल्ली, टोकरी, अम्मा की आरती, ये अलग करते हैं भाई। चलो हम भी यही करेंगे। अगली शादी में उन्होंने ऐसा कर दिया, लकीली उनकी वो शादी चल पड़ी। उनके परिवार में भी क्या बन गया, ये ट्रेडिशन बन गया। पड़ोसी ने भी ऐसे ही करा, ट्रेडिशन बन गया। और आप जानते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, शहर में एक ट्रेडिशन बन गया। ये भाई शादी में कौन सी रस्म निभाई जाएगी, काली बिल्ली मंगाई जाएगी, टोकरी मंगाई जाएगी, उस पर क्या होगा, बैठेंगे, रस्म में फिर आना दो, ऐसा चलेंगे। ठीक है। उस शहर में डिवोर्स खत्म ही हो गए, मान के चल रहा हूँ हाइपोथेटिकली। उस स्टेट में डिवोर्स का रेट बड़ा हाई था, लेकिन वही एक जो टाउन था जिसमें कि डिवोर्स होते ही नहीं थे। अब क्या हुआ, सरकार ने कमेटी बैठाई, पता लगाओ यार ये चक्कर क्या है, पूरे के पूरे स्टेट में देर आर हाई रेट ऑफ डिवोर्स, यहाँ तो है ही नहीं, क्या किया जाए। पता लगाया गया, शादी में एक यूनिक रस्म निभाई जाती है, क्या, काली बिल्ली टोकरी, अम्मा बैठती है, आरती करती है और आनंद करती है। तो सरकार ने बोला यार, अगर ऐसा करके डिवोर्स के रेट कम हो जाते हैं, तो कोर्ट पे बोझ कम होगा, परिवार टूटने बिखरने से बचेंगे। चलो ऐसा करो, कंपलसरी कर देते हैं, यहाँ शादियां जो होंगी उनमें बिल्ली की रस्म निभाई जाएगी। ठीक है, और काली बिल्ली लेके जाएंगी। अब वो क्या होना शुरू हुआ मार्केट में, काली बिल्ली तो होती नहीं, लोगों ने अपनी बिल्लियों पे काला रंग करके किराया भी देना शुरू कर दिया। ठीक है। और रस्में चली, और रिजल्ट निकले। हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया। चलो इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले क्या निकल कर आया, अजम्पशन, किसका अजम्पशन था, न्यूली वेड लड़की का अजम्पशन था कि इस परिवार की ये ट्रेडिशन है। ठीक है जी। वो अजम्पशन अड़ोस पड़ोसियों ने भी फॉलो कर लिया, बस रिजल्ट निकलने शुरू हो गए। क्या बन गया वो, अकाउंटिंग अजम्पशंस थी, वो जब लोगों ने फॉलो करना शुरू करा तो क्या बन गए, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन गए। भाई प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यू अप्लाई हियर यू विल गेट सेम रिजल्ट, यू अप्लाई देयर यू विल गेट सेम रिजल्ट्स। हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक एलिमेंट मिलाएंगे, किसी भी जगह मिलाएंगे, पानी बनेगा, एक स्पेसिफिक कंडीशंस में। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होते हैं, यू अप्लाई एनीवेयर यू विल गेट सेम रिजल्ट्स। तो जो अजम्पशंस बार बार अप्लाई करने के बाद सेम रिजल्ट्स देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फिर प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। ठीक है जी। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर सरकार उसे मैंडेटरी कर दे, कंपलसरी कर दे, तो वो क्या बन जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपने देखा, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो तीन चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर। अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है वो पढ़नी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है वो पढ़नी है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या पढ़ने। और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बोलते हैं उनको, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ प्रिंसिपल्स क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबको, दोज वर ऑनलाइन विजिबल। अब हम थियोरेटिकली पढ़ाई करते हैं। प्रिंसिपल्स हमें पता चल गए, अजम्पशंस हमें पता चल गए। ठीक है। देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जिनके बेस पर प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को अगर हम क्या करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क देते हैं, कंपल्शन बना दें उनको, तो क्या होता है, स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कहाँ बनते हैं, किस तरह के कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर इन सिलेबस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन सिलेबस। ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए सबसे पहली टर्म जो आपके सामने आती है वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। शॉर्ट फॉर्म आती है एमसीक्यूज में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ये क्या होते हैं, ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, पोस्टुलेट्स भी होते हैं, ये सब आता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ये सारे के सारे। इस शब्द को ध्यान रखना, पोस्टुलेट्स। ये 12th के पेपर में एक बार आया था, इनफैक्ट CUT में आया था एक बार, लोग जवाब ही नहीं दे पाए उसका। पोस्टुलेट्स किसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है जी।
ये रेफर करते हैं उन रूल्स को, उन गाइडलाइंस को जो अडॉप्ट करे जाते हैं रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। क्यों प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाते हैं? ताकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बने, यूनिफॉर्म बने। बिलीव मी, जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे, अगर उठाएंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको ऑडिटेड, जो कि लिस्टेड कंपनीज होते हैं, जिन कंपनी के शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं, पूरा फॉर्मेट आपको सेम दिखेगा। भाई ऑफ कोर्स फिगर्स तो अलग होंगे ना, किसी का करोड़ में होगा, किसी का लैक्स में होगा, लेकिन आपको हर चीज सेम मिलेगी। एंड देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको फॉलो करके यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म होती है, ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। तो यूनिफॉर्मिटी आती है इससे, इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। ये जो है गैप, ये धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि उस अजम्पशन के बेस पर परिवार में ट्रेडिशन बनी, वो ट्रेडिशन गली मोहल्ले में भी चली, फिर पूरे टाउन में बनी, फिर पूरे शहर में बनी, फिर पूरे स्टेट में बनी। तो ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इवॉल्व होते हैं, और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब जैसे अकाउंटिंग अजम्पशन चली होगी, जैसे मान लो किसी ने बोला कि मनी मनी मेजरमेंट अजम्पशन है, कि भी हर चीज को मनी में मेजर करके चलना है। तो अगर किसी ने मनी के अदर देन मेजर करने की कोशिश की तो उसे डिफिकल्टी हुई होगी। अगर मनी इज अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांजेक्शन करने की बात हुई। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स जो एक बार बन गए ना, लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, स्टैटिक मतलब सेम स्टेबल नहीं होते हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं, बदलते चले जाते हैं, एज पर चेंज इन लॉ, एज पर चेंज इन कस्टम्स, एज पर चेंज इन ट्रेडिशन। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि जर्मनी सपोज इज अ कंट्री, ठीक है, और जर्मनी में मान लो ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। तो जर्मनी की जो अकाउंटिंग सिस्टम होगा वो तो क्या होगा, वेनिश हो जाएगा। किसका सिस्टम आ जाएगा, ब्रिटेन का, या फ्रेंच सिस्टम आ जाएगा उसके अंदर। या फ्रेंच ने कर दिया तो फ्रेंच सिस्टम आएगा। हमारे देश पर डच भी थे, फ्रेंच भी थे, और ब्रिटिश लोग भी थे, लेकिन किसने इसको सक्सेस मिली हमारे देश को कैप्चर करने में, ब्रिटिश को। आप देखिएगा, हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या ब्रिटिश अप्रोच पे चलती है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमने अमेरिकन अप्रोच एक्सेप्ट करी, और हमारे देश में क्या चलती है, खिचड़ी अप्रोच चलती है। जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, वहां पर कौन सा अकाउंटिंग चलते हैं, ब्रिटिश अकाउंटिंग चलते हैं। कौन सा कानून चलता है, ब्रिटिश कानून चलता है। ठीक है जी। आपने सुना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, जरा बताओ मुझे। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया? बार बार काउंसिल वो होता है क्या, क्या होता होगा, समझिएगा। ब्रिटेन में एडवोकेट जो होता है, उसके लिए बोला जाता है बैरिस्टर एट लॉ। क्या बोला जाता है, बैरिस्टर एट लॉ। पहले हमारे देश में भी बैरिस्टर एट लॉ बोला जाता था। बैरिस्टर का बार है, बैरिस्टर काउंसिल ऑफ इंडिया को शॉर्ट में क्या बोलते थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश लॉ फॉलो करते थे। इतने भी कानून हमारे देश में सारे के सारे ब्रिटिश कानून है, उन पे बेस्ड है। अब वो सरकार, ये सरकार जो धीरे धीरे करके उनको बदल रही है। पार्टनरशिप एक्ट ही 1932 का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ते हैं 1872 का है। इतनी चीजें हैं जो बदली नहीं है, धीरे धीरे बदल रही हैं। वो जो नमक कानून था ना, गांधी जी का दांडी यात्रा वाला, पिछले साल बदला गया है। अगर आप कहीं नमक बना लेते और कोई पुलिस में रिपोर्ट करता, आप गिरफ्तार हो जाते। तब से 1912 का कानून अब तक चल रहा था। तो ब्रिटिश के तरीके से चल रही थी सारी की सारी चीजें। तो ये स्टैटिक नहीं होते हैं। ब्रिटेन ने हमें छोड़ा तो हमने क्या करा, अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इवॉल्व करने की कोशिश करी और करा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया करता है ऐसा, ठीक है। और ये चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है, या नीड एंड यूजेस के हिसाब से बदलती रहती हैं चीजें ये। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, वो क्या करता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंडिया के अंदर क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। इसीलिए इसकी ज्यादा वैल्यू होती है। ये एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। सरकार ने इसको बाय पासिंग इन पार्लियामेंट जन्म दिया इसको। इसकी ज्यादा वैल्यू है। ये कानून बनाने की कैपेसिटी रखता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड। और जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं इसी के थ्रू बनते हैं, ठीक है जी। थोड़ा और आगे चले। अब हम देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये क्या है, जनरल लॉ है, रूल है, अडॉप्टेड है, पोज एज अ गाइड, एक्शन, अ सेटल ग्राउंड, और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। मैंने बताया था ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिका की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन हम अपनी देखेंगे। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ये वो रूल्स हैं जो अडॉप्ट करती है अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, किस करने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। ये वो नॉर्म्स और रूल्स हैं जिनके हिसाब से क्या होता है, जिनके हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो एग्जिस्टेंस में आती है, या अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड,
इन्वेंट्री से रिलेटेड, ये सारे के सारे रूल्स प्रिंसिपल्स अजम्पशंस क्या होती हैं, उनकी गाइडिंग फोर्स होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस हैं, क्योंकि कौन करता है, अकाउंटेंट उसको एक्सेप्ट करता है, ताकि क्या कर सकें, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाए, बनाया जा सके। इस प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए, एक को कंसेप्ट बोला और एक को कन्वेंशन बोला। ठीक? सिर्फ थ्योरेटिकली जानने की चीजें हैं, असली चीज तो आपको आगे आगे मिलेंगी। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, अभी हमने बोला था ना क्या, बेसिक अजम्पशन, अभी बताया था मैंने, अजम्पशन क्या होती है, पर्सनल बिलीफ, समवन अप्लाइड इन हिज फैमिली, इन हिज फ्रेंडशिप, इन हिज टाउन, और वो सेम रिजल्ट देने लग जाती है आपको। ठीक है, फंडामेंटल प्रोपोजिशन होते हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड करे जाते हैं। इनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, क्योंकि नहीं फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, एंड यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी। हमने बोला था ना, अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, और रेलेवेंट होना चाहिए। कब आएगा, जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। ठीक है जी। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, ये आउटकम होते हैं किसके, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के। मतलब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग सर्टेन रिजल्ट्स, फिर आपने अपनी प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया, और उसके बाद क्या होगा, आपको बेटर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, उनको क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं। ये वो कन्वेंशंस हैं जो हमारे फोर फादर, ये अकाउंटिंग जिन्होंने डेवलप करी थी, उन्होंने डेवलप किया, उसको इस्तेमाल करते चले गए, और धीरे धीरे क्या होती चलेगी, वो रिफाइन होती चलेगी, पॉलिश होती चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट का यूज थोड़ा कम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट जो थे, फाइटर जेट, उनका यूज ज्यादा हुआ। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे स्टील के एयरक्राफ्ट आने शुरू हो गए, दुनिया भर के आने शुरू हो गए। और आपने देखा होगा गाजा स्ट्राइप्स में जब इसराइल अटैक करता है तो किस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। और आप देखेंगे अब रशिया और उसकी यूक्रेन की वॉर में ड्रोन्स का सिस्टम इस्तेमाल देखिए किस तरह से हो रहा है। तो बदल गई ना चीजें, पहले पायलट जाया करते थे, बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट जाते थे, अब वो जरूरत ही नहीं डालने की, वो ड्रोन भेजते हैं। जब बहुत बड़ा स्ट्राइक को मेजर करना हो तब उनके एयरक्राफ्ट जाते हैं। ठीक है जी, चीजें बदलती चली जाती हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होती हैं, ये क्या होती है, दे आर फॉलोड बाय एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज, बोला ना हमने, इसके अंदर बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, जब जब ये बदलाव क्या हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या कर दे, इम्प्रोवाइज कर दे या बेटर कर दे। ये हमारे पास अकाउंटिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड चीजें आई। अब आइए जरा, ये भी क्या होता है, कई बार छोटा छोटा 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज हमारा फोकस किस पे रहेगा, प्रिंसिपल्स पे रहेगा। भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, ऑफ कोर्स, इंसानों ने बनाए होते हैं। लुकास पेसिली इटली का 1470 में उसने डेवलप किए थे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाई साइंस के प्रिंसिपल्स तो फ्लेक्सिबल नहीं होते ना। आप अगर एक केमिकल का जो प्रोपोर्शन है, अगर आप उससे डिविएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा आपको। साइंस में तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नहीं, ये अमेरिका में अलग तरह से यूज होते हैं, ब्रिटेन में अलग तरह से होते हैं, इंडिया में अलग तरह से होते हैं, मेक्सिको में, सोमालिया में, वहां तो प्रिंसिपल ही नहीं फॉलो होते होंगे शायद, अलग तरह से फॉलो होता है। और तीसरा क्या होता है, ये क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। और एक चीज होती है, मैंने बोला ना, क्या होनी चाहिए, ये किस पर बहुत बेस, 3 क्राइटेरिया, रेलेवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और फिजिबल होना चाहिए। रेलेवेंसी मतलब दैट मस्ट बी यूज्ड एट अ प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आउटडेटेड नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट होने चाहिए, ये नहीं कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप पेश कर दो वहां पर। फिजिबल मतलब फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि यू कैन इजीली, यू कैन यूज इजीली अप्लाई देम एज एन व्हेन यू वांट टू डू देम। तो ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेसेसिटी की बात हम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे यूनिफॉर्मिटी आती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल बनती है, नेसेसिटी आ गया। ठीक है, अब आए हमारे असली प्रिंसिपल्स, और ये बड़े मजेदार हैं भाई। देखिए, देखिए भाई ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लेके चलेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस या कंसेप्ट्स, ये वाला पार्ट। ये फंडामेंटल है, बेस है। ठीक है, इनके बिना हम सोच ही नहीं सकते कुछ। सबसे पहले प्रिंसिपल आपके पास है अकाउंटिंग, ये है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, चलो इसको बाद में देखना, पहले मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपने सबसे पुरानी दुकान या बिजनेस अपनी जिंदगी में कौन सा देखा होगा, कोई बताया मुझे, सबसे पुरानी दुकान या बिजनेस, कोई बताएगा मुझे, कोई बताए जरा।
टाटा, अच्छा चलो। चलो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी। कुछ दिख रहा है सामने क्या लिखा हुआ है? तो देख पाएगा। इट वॉज फाउंडेड बाय लाला सुखलाल जैन हु हैज अराइव्ड इन द वॉल सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम पर, जयपुर राजस्थान की तरफ से, आफ्टर सिंधिया रिस्टोर्ड मुगल एम्परर शाह आलम 1759 और 1806। देख रहे हैं भाई साहब, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ये? कब की दुकान है देखो, कब की दुकान है देखो जरा। चलो 1806 भी बोल ले अगर हम। 1759, 1759, घंटे वाला शाही हलवाई, चांदनी चौक, वहां दिखेगा आपको ये। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले इसके जो नालायक सक्सेसर थे उन्होंने बंद कर दिया। कहीं भी कोई गुरुद्वारा शीशगंज गया है? चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज गए? वो जगह वहां थी जहाँ गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनकी, उनको उनको असैसिनेट कर दिया गया था, गर्दन काट दी गई थी उनकी। शीशगंज बोलते हैं इसीलिए। दे सेक्रीफाइस सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ देयर हेड टू द कॉज ऑफ कम्युनिटी। वो गुरुद्वारा वहां बना हुआ है। उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ है। फाउंटेन के राइट हैंड साइड पे सिख लाइब्रेरी है, पहले वो सिनेमा हॉल होता था। लेफ्ट हैंड साइड पे पहली, दूसरी और तीसरी दुकान है, वो है घंटे वाला शाही हलवाई। 1759 तब बना था घंटे वाला शाही हलवा। शाही हलवाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुगल एम्परर इसकी मिठाइयाँ लिया करते थे। और शाही होता ना, जैसे शाही शाही मतलब मैं बोलूँ शाही दुकानदार, शाही पनवाड़ी, शाही बाराती, शाही कुछ ऐसे शाही बोल देते थे उसको। इतना पुरानी दुकान थी 1759 की। और वही फाउंटेन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग, उसके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के थर्ड फ्लोर पे जो, वहां से लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। शहीद बाल मुकुंद अवध बिहारी, इन लोगों को फिर फांसी दी गई थी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर, एक अभी भी पीपल का पेड़ है उस पर लटका के। इतनी हिस्टोरिकल जगह है गुरुद्वारा शीशगंज के आसपास का 200 मीटर का एरिया। हिस्ट्री तो मतलब खोदोगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा आपको। ये घंटे वाले शाही हलवाई जो है भाई साहब, ये वहां के थे। और अगर आप इसकी इमेजेस देखना चाहें तो ये देखिए, ये क्या लिखा है देखो इसने, सिंस 1790। देख रहे हैं यहाँ पर? इसका देखिएगा इमेजेस कहाँ चला गया। अ, ये लिखा, घंटे वाला शाही हलवाई दिख रहा है कब का पुराना, ये रहा देखो, सिंस क्या लिखा हुआ है, 1790। 200 साल पुरानी मीठी परंपरा, ऐसा करके। अब आप मुझे बताइए कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या मान के चलते हैं कि भाई आज बिजनेस का इनॉग्रेशन का रिबन कटा और कल हम दुकान बंद करके बैठ जाएंगे क्या? हमें मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड। मैं, मेरी पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ये चलता चला जाएगा। दिस इज फर्स्ट assumption। भाई अगर आप ये मान के चले कि बिजनेस हमारा 4 6 10 महीने में बंद होगा, तो बिजनेस बिजनेस ही नहीं रहेगा ना। पहली अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस अजम्पशन में क्या होता है? इट इज अज्यूम्ड कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। कोई लिमिट नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा है, सोचो, तो ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता हो कि भाई 5 साल करना है, उसके बाद तो मैं अपनी जगह। सोचता है कोई क्या हो? नहीं सोचता कोई ऐसा। फोर्स अजम्पशन। अच्छा सोचो, अगर ये अजम्पशन ना हो तो क्या हो? अगर ये अजम्पशन ना होगी तो क्या होगा? क्या हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कर पाएंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता है 1 साल, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कब मिलता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर ये अजम्पशन ना हो तो क्या मैं गुड्स और एसेट्स में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? गुड्स मतलब 1 साल में यूज, एसेट्स मतलब मल्टीपल ईयर्स तक, 4 साल, 5 साल, 10 साल। अब मुझे पता है कि मैं जो मशीन खरीद रहा हूँ 20 साल चलेगी, और मेरा तो बिजनेस चलना ही नहीं 5 साल, तो क्यों खरीदूंगा भाई मैं मशीन वो? तो देखिए, according to this assumption, it is assumed that business shall continue for an indefinite period of time, and there is neither any intention nor any necessity to close the business and scale down its operations significantly। पहली बात तो ये कहता है। ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजेक्शन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाती है। ऐसी ट्रांजेक्शन जो 1 साल के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देंगी, उनको आप ऑपरेटिंग बोल के करते हैं, रेवेन्यू बोल के करते हैं। और ऐसे एक्सपेंस जो आपको 1 साल के बियॉन्ड चले जाएंगे, उनको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना। अगर ये अजम्पशन ना हो
हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब आपने रिबन काटा और 6 महीने में बंद कर दिया तो चलेगा नहीं कुछ। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू रादर देन मार्केट वैल्यू। हमने आपको बताया था ना एक्विजिशन कॉस्ट। आपने कोई मशीन खरीद ली 5 करोड़ में, फिर आप क्या करते हो, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे और आपको मालूम है कि मशीन आने वाले 15 साल तक आपके पास रहेगी, तो आप धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करके बुक्स में दिखाते हैं। इसी इसी गोइंग कंसर्न की वजह से आप ये काम करते हैं। कई बार आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन हेल्प्स इन, किस काम में होता है ये देखिए। इसके हिसाब से क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और इसी के हिसाब से क्या करते हैं आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं किस पर, उनकी कॉस्ट पर, और डेप्रिसिएशन माइनस करके। इससे आपको पता चलता है करंट एंड नॉन करंट एसेट्स का डिफरेंस पता चलेगा, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपका बिजनेस इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक नहीं चलना है तो सारी लाइबिलिटी बराबर है भाई, तो नॉन करंट और करंट क्यों बोलूंगा मैं? करंट लाइबिलिटी कौन सी, जो 1 साल तक, नॉन करंट जो 1 साल के बियॉन्ड। लेकिन जब आपको मालूम है कि मुझे 1 साल के बाद काम ही नहीं करना है, तो फिर क्या होगा? देर इज नो डिफरेंस, फिर तो सब बराबर है। तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है, रुको भाई, 1 साल नहीं है, आपको तो पता नहीं कितने साल तक काम करना है। क्या पता आपका बिजनेस भी 1790 का बिजनेस है, 1790 और 1990। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, नालायक बच्चे थे। लेकिन हाँ, अभी मुझे मतलब 3-4 महीने देखा तो उन्होंने दुकान फिर से खोल ली है। हाँ, घंटे वाला, ठीक है, ऐसा करके। इसी की वजह से आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपको मालूम है कि आपका बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, तो सामने वाला बोल रहा है कि भाई हम आपसे सप्लाई करवा, मतलब हम आपसे गुड्स की सप्लाई चाहते हैं, बताओ कितने दिनों तक सप्लाई कर पाओगे? हमने कहा देख लो, जब तक चाहो तब तक, 20 साल, 25 साल। अच्छा, बैंक आपको लोन देगा, आपने बोला हमें 20 साल के लिए लोन चाहिए, पता चला आपकी तो इंटेंशन ही नहीं 20 साल काम करने की। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन आपके पास यहाँ है। ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ और फेट ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, इसको कंटिन्यूटी अजम्पशन भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट्स में, कंटिन्यूटी अजम्पशन भी बोला जाता है इसे। एक, चलिए अगला अजम्पशन लेके चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस पर क्वेश्चन जरूर से आता है। अगला अजम्पशन है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। भाई एक स्टूडेंट है, वो फिफ्थ में 50%, सिक्स में भी 50%, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में भी 50%, टेंथ में भी 50%, ट्वेल्थ में 50%, क्या मेंटेन कर रहा है वो? कंसिस्टेंसी। 50% से ऊपर ही नहीं जाता। एक ऐसा है, मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है कि अगर आप स्कूल में, अभी जैसे मान लो 11th है, 11th में टॉप 10 में आते हैं अगर आप, मतलब पूरे पूरे बैच में। तो मेरे यहाँ पर मैं बताऊं, जैसे 11th में ABCDEFGHIJKLM N तक बैच है हमारे यहाँ, N तक क्लासेस हमारे स्कूल में, ठीक है, 11th का। और वो 6 7 में तो पता है कहाँ क्लासेस चलती है, OPQR तक चली जाती हैं। इतने सेक्शन है। तो सपोज QRS तक सेक्शन है, मतलब कुल मिलाकर मैं मान लूं कि 400 450 बच्चा अगर है, उनमें से टॉप 10 वाले बच्चों को क्या मिलता है, स्टार मिलता है। तो मेरे पास, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 6 स्टार है, और 7 स्टार उनको 11th में मिला है। मतलब कंजिक्यूटिवली 7 ईयर्स तक वो स्कूल के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्शन के टॉप 10 में रहे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई ना भाई। व्हाई वी नीड अ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग, जरा सोचो आप। अकाउंटिंग कहता है कि द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग मस्ट बी कंसिस्टेंस, इसके अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर चेंजेस आ गए तो क्या होगा? चेंजेस आ गए तो कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। चेंजेस आ गए तो पिछले साल के मुकाबले आपने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया या गंवाया, वो आप नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, पिछले साल आपको कितनी नींद आती थी, इस साल कितनी नींद नहीं आएगी, वो भी आपको पता चलेगा। जय हो। मौसम ठंडा है, मेरी बेसुरी आवाज है, फालतू की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, नींद के झोंके आ रहे हैं, है ना? हाउस हो जाए, ठीक, तकिया मंगवा लेते हैं, बोलिए। अंदर वो रिक्लाइनिंग चेयर है, मूवी चला देते हैं, बढ़िया यार। ठीक है, अभी कैमरे को उधर भी कर सकता हूँ, घूम जाता है रिमोट से। ये दिखने में सुनने में बोरिंग लग रही चीजें, इसका काउंटिंग के हर प्रैक्टिकल में कदम कदम पे आपको इस्तेमाल दिखेगा, इसीलिए मैं इसे करा रहा हूँ। अदरवाइज आपने देखा होगा स्कूल में स्किप भी करा दिया होगा इसको, किसी और टॉपिक पे चले गए होंगे। ये कहता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर ली,
अडॉप्ट कर ली, तो उसे बदलना नहीं है, आप उसे ईयर आफ्टर ईयर चलाते चले जाएंगे। क्यों? कंपैरिजन आसान होगा, आपको अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी। भाई एक साल आपने अमेरिकन अप्रोच लगाई, अगले साल लगा दी ब्रिटिश, फिर कनेडियन, फिर मैक्सिकन, फिर सोमालियन, फिर क्या होगा? हाउ विल यू जज यू ग्रोन और नॉट ग्रोन? कैसे पता चलेगा? तो जब आप ब्रिटिश अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं या इंडियन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर, तो आपको पता चलेगा, एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। एक बात ये बोली, दिस कंसेप्ट प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरफर्म कंपैरिजन आपके लिए आसान होता है, ठीक है। इससे पर्सनल बायस क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं, क्योंकि हर साल आप एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तब बन जाता है जब दो या मोर मेथड्स ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर अवेलेबल एंड ईच वन इज इक्वली एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। आप देखिए जैसे डिप्रिसिएशन हमारे पास है, डिप्रिसिएशन जब पढ़ते हैं ना, एक चैप्टर आएगा। अभी आपके सिलेबस में दो चैप्टर हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर आपने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया तो हर साल वही लगाइए ना, और अगर आपने एक बार रिटर्न डाउन लगा तो हर साल वही लगाइए। एक साल स्ट्रेट डाउन, एक साल रिटर्न डाउन, कंपेरिजन ही नहीं बनेगा, आप रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझ लेना, एक कंसेप्ट वंस एक्सेप्टेड, उसको बदलना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप, लगता है आपको कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, उसके मेथड को बदलना है और बदलने से मेरी अकाउंटिंग ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी, या जिस मेथड से मैं अकाउंटिंग मेंटेन करता था वो लॉ ने क्या कर दिया, बदल दिया, भाई फिर मुझे बदलना पड़ेगा। ये चेंज इसके अंदर का है, ये चेंज ये एक्सेप्ट करता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप बेटर चेंजेस को एक्सेप्ट ही ना करें। जैसे मान लो कंपनीज एक्ट पहले चलता था 1956, अब हो गया कंपनीज एक्ट 2013। अब आप 2013 के बाद भी कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करके चल रहे हो, तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा उसको? मुश्किल हो जाएगा ना। आपने देखा था कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी बदल गया ना, आईपीसी 2000 कितना हो गया, 2023 हो गया। पहले आईपीसी की 1872 का चलता था शायद, पुराने वाला। तो अगर कोई पुलिस स्टेशन वाले 18 पुराने आईपीसी के हिसाब से अगर केस रजिस्टर करे, वो तो कोर्ट में जाते क्या होगा, बेकार हो जाएगा, नल एंड वैलिड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप कानून को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस कंसेप्ट डजंट मीन दैट मेथड और प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज। ये बदले जा सकते हैं। कब बदले जा सकते हैं? किसके साथ? जब क्या कानून में बदलाव हो जाए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव हो जाए, तब आपको बदलना है। या फिर क्या हो जाए, इस मेथड, क्या हो जाए, रिजल्ट मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन में, जब आपको या तो कानून बदल जाए या इसको अडॉप्ट करने से आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाए, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, तब आप इसको फॉलो करके चलते हैं। ठीक है। और नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ द मेथड एंड जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज। अगर आपने कोई मेथड बदला है तो आपको बड़ा बड़ा फुटनोट देना पड़ेगा कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन कंपनीज एक्ट, वो आप लिखेंगे। तो मेथड वंस अडॉप्टेड शुड नॉट बी चेंज्ड। कब चेंज करेंगे? जब दो पॉसिबिलिटी हो, या तो कानून बदल जाए या क्या हो जाए, उस चेंज से आपकी अकाउंटिंग ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, तब आप लेके चलते हैं किसको। ठीक है जी। ये आया आपका कौन सा वाला था? दिस वाज योर विच प्रिंसिपल? मतलब अजम्पशन बोल लें, कंसेप्ट बोल लें, प्रिंसिपल्स बोल लें, सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। तीसरा आपके पास आया क्या? ट्रूअल अजम्पशंस। ठीक है जी। तीन बेसिक अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न दूसरा, कंसिस्टेंसी तीसरा, एक्रूवल। ये एक्रूवल क्या होता है जरा समझिएगा, तुम्हारे टीचर बोले थे ना एक्रूवल एक्रूवल। एक्रूवल प्रिंसिपल आपसे कहता है कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड द डे व्हेन इट हैज टेकन प्लेस, irrespective of कैश सेटलमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो आपने जनवरी 1 को 2025 को किसी से 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया, खरीद लिया, पैसा उसी दिन मिल गया, बढ़िया है। आप क्या बोलेंगे? और कैश परचेज हो गई, मतलब सामान बेचा और पैसा उसी दिन मिल गया। आपने जनवरी 1 को रिकॉर्ड कर लिया उसको, क्या बोल के रिकॉर्ड कर लिया? कैश है, सामान बेचा तो, सामान बेचा, कैश है बोल के रिकॉर्ड कर दिया। बढ़िया है जी, अच्छा है। क्या फर्क पड़ा डबल एंट्री का? स्टॉक चला गया और कैश बढ़ गया, सब बराबर डबल एंट्री का इफेक्ट आ गया। लेकिन फिर आपने क्या करा, 50,000 का सामान बेचा, और कैसे बेचा? क्रेडिट में बेचा। और पैसा कब मिलेगा? पैसा इसका मिलेगा कब? May 15
2025 को। अब मुझे बताइए, मुझे इसे जनवरी 1 को रिकॉर्ड करना चाहिए या May 20 को रिकॉर्ड करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। अप्रूवल प्रिंसिपल क्या कहता है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। जनवरी में रिकॉर्ड करो। क्या बोल के रिकॉर्ड करो? क्रेडिट सेल्स बोल के रिकॉर्ड करो। ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल सेज, दिस assumption says कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। जिस दिन ये हुई है उसी दिन लिख लो इसे। कैश में हुई तो कैश बोल के लिखो, क्रेडिट हुई तो क्रेडिट बोल के लिखो। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर फिर May 15 को क्या करेंगे? May 15 को पैसे लेने की एंट्री कर देना, काम खत्म। ठीक है। आज आपने क्या बोल दिया? क्रेडिट सेल्स बोल दिया। सामान चला गया और आपके पास डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे फ्यूचर में पैसा लेना है। लेट मी कंप्लीट। ठीक है जी। May 15 को ने क्या करा? पैसा ले लिया, तो क्या हो जाएगा? पैसा बढ़ जाएगा और डेटर नाम की एसेट्स घट जाएगी। बोलो। अबे, ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड फॉर द पीरियड इन विच दे बिकम ड्यू रेदर व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एग्जांपल लिया, 27 जून को आपने 2 महीने के क्रेडिट पे क्या कर दिया? सेल कर दी। तो सेल 27 जून को ही रिकॉर्ड करी जाएगी, भले ही पैसा आपको कब मिले? अगस्त में मिले। अगस्त में मिलेगा तो दोबारा एंट्री कर लेंगे नाम से। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि पैसा अगस्त में मिलना है, चलो एंट्री अगस्त में करें। नहीं, अगस्त में तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं है ना पैसा लेने के लिए। तो ये ध्यान रखना। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे हैव बिकम ड्यू रेदर देन दे आर पेड और नॉट। जैसे मान लो, अब हम कल कर रहे थे ना कि कि हम बोल रहे थे कि सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड, रेंट इज आउटस्टैंडिंग। मान लो आप प्रॉपर्टी पे किराए पे रहते हो और आप 50,000 रुपये महीने का किराया देते हो। ठीक है जी। आपका महीना आ गया अप्रैल, अप्रैल के महीने रह गया, आप अपने किराया नहीं दिया, तो क्या होगा? अप्रैल 30 को आपका रेंट तो ड्यू हो जाएगा ना, एक्सपेंस बन जाएगा, भले ही आप पे करें ना करें। यही प्रिंसिपल है, एक्रूअल प्रिंसिपल। रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन जब वो हो जाए, चाहे कैश सेटलमेंट हो या ना हो। अब आपने रेंट के दिन रेंट अगर नहीं पे किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाएगा, पे कर दिया तो एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है। ये प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, एक्रूवल अजम्पशन या मतलब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक चैप्टर आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पर ये हेल्प करता है। अक्रूड रेंट वो इनकम वाला रेंट होता है। अब सुनो, मान लो, रिवर्स कर रहे हैं सिचुएशन को। आपने एक प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है 50,000 की। सामने वाला बंदा कहता सर इस महीने नहीं अगले महीने किराया दूंगा, तो मैं तो इसी महीने की इनकम मानूंगा ना उसे, चाहे पैसा मिला ही नहीं मिला। अप्रूवल प्रिंसिपल। ठीक है। ये तो कह रहा हूँ प्रिंसिपल। This concept recognizes assets, liabilities, income, expenses, and transaction related to enter into to arrive the correct profit and loss. All expenses become and recorded on accrual basis, not on cash basis. अगर आपको सही प्रॉफिट और लॉस पता करना है, accrual बेसिस को फॉलो करेंगे। कैश बेसिस पे सही प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलता, क्योंकि जो आपके पास पैसा आया इस साल का, पिछले साल का, अगले साल का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्रूवल के हिसाब से क्या होता है? इस साल की ट्रांजेक्शन इसी साल में रिकॉर्ड करी जाएंगी। इस पीरियड की ट्रांजेक्शन इसी पीरियड में, चाहे पैसा आए चाहे ना आए, यू विल कंसिडर देम। आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। अब आया आपके पास कौन सा प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी। जरा जानने की कोशिश करें ये क्या होता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और उसके मालिक को दोनों को सेपरेट लेके चलना है। क्यों सेपरेट लेके चलना है? देखिए जरा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। क्यों सेपरेट लेके चल रहे हैं वो देखिए। सेपरेट क्यों लेके चल रहे हैं उसका रीजन समझिए। अगर हम बिजनेस और उसके मालिक को अलग अलग नहीं मान के चलते तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ देखिएगा अभी। चलिए देखिए। आ, आपके बिजनेस का आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको देखिएगा। अगर मान लो आपके बिजनेस की रेवेन्यू 10, रेवेन्यू का मतलब बताया था मैंने, बिजनेस में जितना भी पैसा है उसको रेवेन्यू बोला जाता है। आपके बिजनेस का रेवेन्यू अगर मैं बोलूं वो 10 लाख रुपीज है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन लेके चलनी है तो किसके साथ लेके चलते हैं आप?
आपके बिजनेस का रेवेन्यू अगर कितना है, आपके बिजनेस का रेवेन्यू जो है मान लो कितना है, 10 लाख रुपीज है, ठीक है जी। आपके एक्सपेंसेस हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं, 5 लाख रुपीज के हैं, ठीक है जी। तो भाई आपका जो इनकम है वो कितनी की हो जाएगी, 5 लाख की हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरे सिनारियो में चलते हैं। आपके बिजनेस का रेवेन्यू कितना था, वो था 10 लाख रुपीज का, ठीक है जी। एक्सपेंसेस जो थे आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस जो थे वो कितने के थे, वो तो 5 लाख के थे। और ठीक है, मालिक के बेटे के लिए आपने कार खरीद ली, कितने की, मान लो मालिक के बेटे के लिए, कार तो नहीं बोल रहा मैं, कार तो नहीं आएगी इतनी सस्ती। मालिक के बेटे के लिए आपने क्या कर दिया, मोटरसाइकिल खरीद ली, कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, उसकी स्कूल फीस भर दी आपने कितने की, 2 लाख रुपए की। उसको स्कूल के ट्रिप पे जाना था, उसके लिए पैसा भर दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। अब बताइए मुझे जरा, व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। 10 लाख था, 5, 6, 8 और 1, 9। व्हाट इज योर इनकम, कितनी इनकम है आपकी, 1 लाख इनकम। ये इंफॉर्मेशन इज गिविंग यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ये वो इंफॉर्मेशन इज गिविंग यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर। क्या आप बिजनेस के रेवेन्यू में से मालिक के खर्चों को माइनस करके तब अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, नहीं, दैट्स नॉट डन, ठीक है। वैसे देखा जाए आपका बिजनेस 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन क्योंकि आपने ओनर के खर्चों को बिजनेस के खर्चे मान लिया, तो आपका प्रॉफिट श्रिंक होकर कितने का हो गया, 1 लाख का, ठीक है। एंड इट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड मैसेज। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको एक्सपेंसेस बिजनेस के मानने थे 5 लाख, और दो और तीन एक 4 लाख, 4 लाख जो है आपको उसको क्या बोलना चाहिए था, ड्राइंग्स बोलना चाहिए था, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बिजनेस ओनर फ्रॉम बिजनेस इनकम, ठीक है जी। अब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्यों है, ड्राइंग्स क्यों है, इसकी वजह से है, कौन से प्रिंसिपल की वजह से है। हाँ, नहीं करते ना बेटा, इसे कैपिटल से माइनस कर देते हैं, इसे तो प्रॉफिट लॉस में यूज ही नहीं करते। अगर आप प्रॉफिट से माइनस कर दोगे तो आपने तो वही काम कर दिया ना। तो अकाउंटिंग क्या कहता है, बिजनेस और उसके मालिक को क्या ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं पता चलेगी। बाहर वाले कहेंगे आपको तो लॉस हो रहा है, अकाउंटेंट कहेगा जी लॉस नहीं है, प्रॉफिट हमारा 5 था, वो तो मालिक के खर्चे हमने ले ली। तो भाई मालिक के खर्चे के लिए अलग से अकाउंट बनाओ ना, बना दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो व्हेन वी आर सेपरेटिंग बिजनेस एक्सपेंस एंड ओनर्स एक्सपेंस, तब हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। लेकिन एक और परेशानी पता लोग गड़बड़ क्या करते हैं। अब आप जब भी अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें तो ध्यान रखना कि आप ओनर के अकाउंटेंट नहीं है, आप किसके अकाउंटेंट है, बिजनेस के अकाउंटेंट है। आपको जो भी ट्रांजेक्शन सोचनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचनी है, इसका ध्यान रखना। और ऐसा सोच के चलेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होने वाली है आपकी, नहीं सोचोगे तो मिस्टेक होगी फिर। इसीलिए हम प्रिंसिपल्स को पहले क्लियर करके चल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम होगा, वो बिजनेस पूर्ण के पास होगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। So all the business transactions are recorded from the point of view of business, not from the owners. Personal transaction of owner are kept separate from the business. House, car, personal income expenditure must be kept in a separate account. इसी प्रिंसिपल की वजह से होता है, ठीक है जी। प्रोप्राइटर ओनर को क्या माना जाएगा, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम और हर। हमने बोला था ना कि बिजनेस और उसके ओनर को हम क्या मान के चल रहे हैं, अलग अलग मान के चल रहे हैं। बिजनेस के ओनर ने जो, अभी जो मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाई थी, बताया था ना, कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बताई थी ना आप लोगों को। तो बिजनेस के मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और वो कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। और जो बाहर वालों ने लगाया उसको क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। वही तो बोल रहा है यहाँ, ठीक है। When the owner brings some money as capital, it is treated as a liability of the business to the owner. Similarly, when he withdrew money from the business for personal expenses, it is treated as reduction in his capital. भाई तू बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे, तेरी कैपिटल में से हम निकाल लेंगे उससे, हमारा खर्चा थोड़ा ही हो। हम ऐसा क्यों करते हैं पता है, हम बिजनेस को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, और रिस्क को बेयर करने के लिए क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। हम तो दो दो बेनिफिट दे रहे हैं ना उसको।
फिर बाकी के पैसे क्यों नहीं भाई? इसीलिए बिजनेस के एक्सपेंसेस को अलग माने और ओनर के एक्सपेंसेस को अलग लेके चलना है, ठीक है। और प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, कुछ भी हो, हर जगह यही प्रिंसिपल आपका फॉलो होता है। और ये बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, क्या? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये कहता है हर एक वो चीज जो मनी में मेजर करी जाए उसको आपको रिकॉर्ड करना है। एनीथिंग विच कांट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितनी ही सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, उसे आप नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है जी। देखिए, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस के पास 70,000 का कैश, दो बिल्डिंग, चार मशीन है, आप दो बिल्डिंग चार मशीन की मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ये थोड़ी लिखेंगे बैलेंस शीट में 5 मशीन 15, ऐसा नहीं लिखेंगे। अच्छा, जैसे हमने बोला था डेयरी फार्म था, किसका था डेयरी फार्म, कौन था वो? हाँ, ये भाई साहब। ठीक है, इनके पास 200 भैंसे हैं, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे बैलेंस शीट में 200 भैंस, हर भैंस की वैल्यू 50 60 70 होगी, उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही इज हैविंग लाइव स्टॉक वर्थ रुपीज इतना, उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये दो मेजर, इसमें क्या बोल रहा है? आ, आगे बोल रहा है क्या? इनकी वैल्यू टुगेदर करके तब हम बैलेंस शीट के अंदर असेट्स की फॉर्म में दिखाएंगे, लेकिन एक परेशानी, दो परेशानी ये झेलता है क्या, कि क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करी जाती हैं, चाहे कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इसकी एक लिमिटेशन है। और दूसरा क्या होता है, मनी की वैल्यू क्या मानी जाती है? स्टैटिक मानी जाती है। ठीक है, इसका मतलब जिस दिन आपने खर्चा करा उसी दिन की वैल्यू को आप रिकॉर्ड करते हैं, भले फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितने बढ़ ना जाए। भाई आपने एक अभी मैं देख रहा था, कल ना ग्रेट ऑनलाइन निकला, ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल प्लॉट निकले। तो एक 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उसकी कीमत कितनी होगी बताओ जरा? 10,000 स्क्वायर मीटर, है ना? सरकारी ऑक्शन का जो मिनिमम प्राइस है वो 88 करोड़ रुपया है, उससे बिल्डिंग शुरू होगी 88 करोड़ से। ठीक है जी। लॉजिक्स मॉल देखा है? लॉजिक्स, लॉजिक्स के मॉल से शुरू होके नोएडा स्टेडियम तक की जो जमीन थी वो पोंटी चड्डा ने खरीदी थी। ठीक है, वो डील करीब करीब मेरे ख्याल से 3,000 या 5,000 करोड़ की थी, शायद इतनी की थी। और उस डील को क्रैक करने के बाद नोएडा अथॉरिटी को 672 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। वो रजिस्ट्रेशन फीस होते ना, रजिस्ट्री चार्जेस, वो पूरा वो जमीन लॉजिक से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली थी वो? नोएडा स्टेडियम तक चली थी। देखा ना, बिल्कुल खाली जमीन का टुकड़ा, कितनी प्राइम लोकेशन पे थी। लेकिन पोंटी चड्डा और भाई ने एक दूसरे को मार दिया, खत्म हो गया। फिर उसके जो सक्सेसर थे उस डील को ढंग से नहीं संभाल पाए, फिर उन्होंने सरेंडर कर दी वो सारी प्रॉपर्टी। तो सरकार ने क्या करा, नोएडा अथॉरिटी ने फिर वापस ले लिया, और बाद में उसका ऑक्शन अब दोबारा कभी होगा। ठीक है जी। अभी आपको बताया मैंने, वीआईपी है, उसको किसने खरीदा? रजनीगंधा वालों ने खरीदा, कितना, 2,400 करोड़ में खरीदा। ठीक है, अब वो क्या करेंगे वहां पर? रेजिडेंशियल भी बना, देखा ना कितनी जगह खाली पड़ी है, कॉलोनी बनेगी वहां पूरी, अब मिक्स होगा, कमर्शियल भी होगा रेजिडेंशियल भी होगा, ऐसा करके चलेंगे। देख रहे हैं, मनी इज कंसिडर्ड टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू ऑन ट्रांजेक्शन डेट, वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम एंटायर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो चेंजेस होता है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। ठीक है जी। तो आज मैं इसी को यहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा थ्योरी जो होती है दिमाग पे बोझ बन रही है। अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा, और ये अगली क्लास में वाइंड अप हो जाएगा, दिस वन विल वाइंड इट अप। ठीक है जी। ठीक है भाई, जो ऑनलाइन बैठे हैं, रिद्धि, रिद्धि, आर यू देयर? यस सर। यस सर। अबे धोधो, रिद्धि कहाँ से आ गई? सर एक ही है। मुझे तो दो अकाउंट दिख रहे हैं। सर आई डोंट नो।